रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर। हाँ ठीक है, स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तुम लोगों से अभी कुछ कुछ बातें करनी है। सबसे पहले, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ये मुझे टेक्स्ट आए थे कि सर 90 डेज बच रहा है, कुछ लोग बहुत टाइम से पढ़ाई करते हैं, क्या ये 90 डेज में सिलेबस खत्म हो जाएगा, अच्छे से हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं तुम्हें एक लाइन में आंसर करता हूँ कि कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, आप लोग अगर घर बैठ के प्रिपेयर भी करो, कुछ लोग कॉलेज चल रहा होता है, तो सब पैरेलल में इस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिनको जो टाइम मिलता है। इट जस्ट कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम को लेके, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, अगर तुम्हें फर्क पता है कि एग्जाम में क्या आता है, उसे कैसे पढ़ना है, किन चीजों को पे हल्का ध्यान देना है, किस पे ज्यादा फोकस रखना है, तो भाई 90 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा काफी है। आपको सीरियस बैच में हेल्प करेंगी शिवानी भार्गव मैम। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, शिवानी भार्गव मैम ने अपना सीडीएस 8/8 टाइम्स क्लियर किया है, एफकेट 8/8 टाइम्स। सीडीएस में रैंक 36 थी और एफकेट में रैंक 8 थी फ्लाइंग ब्रांच में। शिवम सर आपको हेल्प करेंगे। सर ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सर्व किया है, फिर वहां छोड़ा, उसके बाद एमपीपीसीएस 2 बार फोड़ा। तो आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए ऑन कंटेंट पार्ट या फिर 90 डेज में प्लानिंग कैसे होगी, तो इस एग्जाम को लेकर ना सबका अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा पूरा फोकस पढ़ने पे होना चाहिए और हम मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सके। देखो, सबसे एक एक विजन क्या था कि कोर्सेज को पॉकेट फ्रेंडली रखेंगे। तो अगर मैंने एक प्रॉमिस पूरा किया कि अब कोर्सेज अफोर्डेबल है आपके लिए, कि भाई आप 999 में सीडीएस पढ़ पा रहे हो 3 महीने तक, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको इतने अच्छे मेंटोर्स मिल रहे हैं गाइड करने के लिए हर एक पाथ पे, जिन्होंने ये जर्नी देखी हुई है, तो आप अपना बेस्ट दो। बाकी ओवर टू शिवानी मैम, शिवम सर, आप लोग क्लास स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। अभी तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से अपनी, मॉडर्न हिस्ट्री। शिवानी मैम आप बता दीजिए। म्यूट है मैम, म्यूट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों की एफकेट की क्लासेस लूंगी जो स्टैटिक है, स्टैटिक पोर्शन बेसिकली, है ना। तो बाकी सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है और आई हैव क्लियर्ड एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स, सो आई गेस कि विद मी दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट द राइट गाइडेंस, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। बाकी मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है शिवम सक्सेना। और अभी सर आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी, मैं पहले एसएससी सीएचएसएल क्लियर करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में वर्किंग था। फिर वहां से ड्रॉप करने के बाद चुल चढ़ी कि नहीं कुछ बड़ा करेंगे। फिर बीच में कुछ दिक्कतें आई तो प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ी। बट एनी हाउ बड़ा एग्जाम क्लियर तो किया, एमपीपीएससी आई हैव क्लियर ट्वाइस। बट मजा तो पढ़ाने में आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ा रहे हैं एंड मजा आएगा। ठीक है। कभी मेरा हमेशा से मानना रहता है, देखो अगर पढ़ाई को तुम बर्डन लेके करोगे ना तो कभी समझ नहीं आएगी पढ़ाई। हमारी याद आती होती कि बस चीजों को याद कर लिया, पेपर दे आए, और ऐसे नहीं करना। बहुत ही मजे से पढ़ाना है, बर्डन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहानी के रूप में चलता रहना है पूरा, और हो जाएगा एग्जाम क्लियर। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई। जय हिंद सर मैम। ठीक है, शुरू करें फिर। स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो सर, कहाँ थे सर आप इतना टाइम से? अच्छा मैं तो यहीं था, मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। चलो, तो स्क्रीन वगैरह शेयर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सर एंशियंट हिस्ट्री खत्म? नहीं नहीं, वो भी होगी, वो भी हुई। रुक तो जाओ, मॉडर्न से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है। अब देखो, मॉडर्न हिस्ट्री मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो सिंपल ऐसा रहेगा कि टॉपिक बाय टॉपिक हम चीजों को लेके चलेंगे। बाद में जब देखेंगे तो एक बड़ी पिक्चर सामने आएगी। जैसे पजल होती है, पजल में आप छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हो और फिर जब बाद में देखते हो तो एक प्रॉपर आपकी पूरी एक बड़ी पिक्चर निकल के आती है। इन द सेम वे मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जैसे हम लोग पहले देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के पार्ट में, कि भाई ब्रिटिशर्स आए भारत के अंदर, उन्होंने किस तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित किया भारत के अंदर, कैसे उन्होंने सारी चीजों को कंट्रोल किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे वो पॉलिटिकल कंट्रोल हो। ठीक है, कैसा भी कंट्रोल हो, किस तरीके से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट वाला पार्ट। अब ये कॉन्क्वेस्ट वाले पार्ट के अपोज में
इंडियन ने क्या रिएक्शन दिया, तो मैं हिस्ट्री को हमेशा इन दो हिस्सों में पढ़ाता हूं। जैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाले हिस्से में हम सबसे पहले देखेंगे कि अब इंडिया के अंदर अकेली ब्रिटिशर्स थोड़ी ना आए थे, उनसे पहले और भी यूरोपियन पावर्स आई थी, पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रांस वाले आए थे। तो सबसे पहले ब्रिटेन उन तीनों यूरोपियन पावर्स को खत्म करेगा भारत के अंदर। फिर भारत के अंदर जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स, राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जैसे मुगल्स हुए, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सारे हुआ करते थे, इनको खत्म करेगा। ज- जब ये खत्म करेगा, एट द सेम टाइम भारत के अंदर अलग अलग कानून भी लाए जाएंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके कल्चर्स के साथ खेलने के लिए, उनके रिचुअल्स के साथ खेलने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस के साथ खेलने के लिए। तो बहुत सारे कानून आएंगे। इन्हीं कानूनों के अगेंस्ट में, इसी कॉन्क्वेस्ट के अगेंस्ट में इंडियन जनता ने जो रिएक्शन दिया, वो होता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपके बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, आपके सोशल रिफॉर्म्स होते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, गांधीयन मूवमेंट हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो ये सारा आता है इंडियन रिएक्शन के पार्ट में। तो हमेशा मैं दो हिस्सों में पढ़ाते हुए चलता हूं। अब अगर आज की हम बात करें, आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये मुगल्स वाला। सर ये तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। देखो, मुगल्स जो है ये आपका दो हिस्सों में आता है। दो हिस्सों में आता है कैसे? जो इनिशियली 1526 से लेके 1707 तक के मुगल्स हुआ करते थे, तुम्हारे ये बैठे हैं सारे बादशाह, बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये जो राजा हुआ करते थे मुगल्स के, ये बहुत ही ज्यादा इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर के थे। इंपीरियलिस्ट मतलब साम्राज्यवादी कैरेक्टर, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना होता था, और इनके आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई कुछ कह जाए। एक भी, अब देखो, जो यूरोपियन पावर्स हैं वो तो बल्कि मुगल से पहले आ चुके थे। मुगल्स भारत के अंदर आए हैं 1526 के अंदर, जबकि यूरोपियन पावर तो 1498 के अंदर ही आ चुकी है। वास्को डी गामा 21 मई को ही लैंड कर गया था भारत के अंदर। तो किसी भी कंपनी की, किसी भी यूरोपियन पावर की हिम्मत नहीं होती थी कि इन इंपीरियल्स मुगल्स के खिलाफ कुछ कर जाए। लेकिन 1707 में जैसे ही मुगल्स में तुम्हारे औरंगजेब भैया की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1707 से लेके 1760, ठीक है, ये जो 7 साल का पीरियड है, इसके अंदर मुगल्स का पूरा डिक्लाइन होएगा। और राजा, मतलब मुगल का राजा बन रहा है, बिगड़ रहा है, रात को सो रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहा है, कोई उसको मार दे रहा है। तो बहुत ही ज्यादा मुगल का बुरा हाल हो रखा है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब ये मुगल्स का डिक्लाइन चल रहा है, तो मराठा पावर राइज कर रही है। आपके पेशवा बाजीराव पिक्चर के अंदर आए हैं, ठीक है, पेशवाशिप को हेरिडेटरी बना दिया गया, तो मराठा पावर राइज कर रही है, वो अपना मराठा एम्पायर बना रहे हैं, ताकि ये जो मुगल्स ने जो पावर वैक्यूम लाया, इसको भरा जा सके। बट प्रॉब्लम ये हुई कि 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसके अंदर मराठा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो ये जो बीच वाला टाइम पीरियड था, जब मुगल्स की पावर डिक्लाइन हो रही थी, मराठा की पावर बढ़ रही थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे वो जो यूरोपियन पावर बैठे हुए थे, उन्होंने गेम कर दिया पूरा का पूरा। क्या गेम कर दिया? कि जो ब्रिटेन था, उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को खत्म कर दिया इसी इसी 60 सालों के दौरान, ताकि उनका कोई कंपटीशन ना रहे। फिर उसके बाद 1760 के बाद, जब ऑलरेडी मुगल्स तो वीक ही हैं, अब आपके मराठा भी वीक हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एडवांटेज हो गया, क्योंकि उनके पास अब कोई यूरोपियन पावर भी नहीं है उनको रोकने के लिए। और जितने भी यहाँ के राजे रजवाड़े, छोटे छोटे राजपूताना स्टेट्स हुआ करते थे, उन सभी को 1850 तक आते आते सबजुगेट कर लिया गया। तो इस तरीके से पूरा ये टाइमलाइन बताया है मैंने अभी, कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आपको देखना है आगे। ठीक है, ऐसे चलेगा पूरा का पूरा काम। यहां तक पॉइंट क्लियर है? सर मेरे कुछ डाउट्स हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट है वैसे इंडिया में? कौन सी साइट सबसे बड़ी है बेटा? राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, हरियाणा के अंदर जो। बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग इज ऑन, ठीक है। राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट है आपकी हरियाणा के अंदर। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट नहीं है। मोहनजोदड़ो के लिए अगर आपको सबसे बड़ा फैक्ट याद रखना है, तो उसके लिए याद रख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, वो मोहनजोदड़ो की हुआ करती थी। ठीक है, साइट सबसे बड़ी राखी गढ़ी है। ऑल दो, अगर मैं और ज्यादा तुम्हें अभी की बात बताऊं, करंट करंट एकदम न्यूज की बात बताऊं, तो धौलावीरा आप लोगों ने नाम सुना होगा। धौलावीरा जगह आपकी गुजरात के अंदर आती है। अ, अभी वहां पर एक्सकेवेशन चल रही है, अभी उसकी खुदाई और ज्यादा चल रही है। और ऐसा अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट धौलावीरा माइट बी द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाई? बिकॉज दे, अभी ना वहां पर एक्सकेवेशन में 3 डैम्स मिले हैं। दे हैव मेड 3 रिजर्वॉयर्स। तो बहुत बड़ी साइट है धौलावीरा। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, जब होगा तब की तब देखेंगे। अभी के लिए अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको राखीगढ़ी ठीक करना है। मोहनजोदड़ो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हुआ करती थी, अराउंड 35 to 40,000 हुआ करती थी उस टाइम पर। ठीक है, चलो। अब सबसे पहली बात यह है कि ये सर, ये आए ही क्यों है? ये आई ही क्यों है भारत के अंदर, ये जो तुम्हारे ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है।
या इनको हमें पढ़ना ही क्यों है इस ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को। तो ये सब अब तुम्हें लिखना नहीं है, बस कहानी के रूप में याद रहे, इसलिए मैं कंटिन्यूएशन में लेता चल रहा हूँ। वाई टू स्टडी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, हमें पढ़ना ही क्यों होता है? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इसी का आउटकम है भाई। अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा नहीं किया होता, हमारे साथ लड़ाइयां नहीं की होती, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कभी निकल के ही नहीं आ पाता। हम लोग स्वराज के लिए कभी लड़ाई लड़ते ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैक्टर्स आज के टाइम पर आप देख रहे हो, ये इन्हीं की वजह से तो निकल के आए हैं। ठीक है, तो क्यों इंडिया आना था इन सारे यूरोपियंस पावर को? कॉलोनी बनाने के लिए। अब देखो, ये जो मेडिवल हिस्ट्री का जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज शुरू होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, यहां पर एक टर्म चलता है जिसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन, कॉलोनी बनाना, वो गोकुलधाम सोसाइटी टाइप। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी यूरोपियन पावर्स होती हैं वो दूसरे की टेरिटोरियल जगह पर जाएंगी, दूसरे की ज्योग्राफी पर जाएंगी, और वहां पर जितने भी उनके रॉ मटेरियल्स होंगे, जो भी उनके साधन होंगे, उनको अपने लिए यूज करेंगी, उनको अपनी भलाई के लिए यूज करेंगी। तो होता क्या था कि इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत के अंदर आएगी, यहां से सारे रॉ मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह लेके जाएगी इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में अपना वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेगी, अपनी भलाई का काम करेगी, अपना सब देखेगी, और यहां बर्बाद कौन हो रहा है? इंडिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, कि कॉलोनी बना लेंगे, उनके रिसोर्स को हम अपने लिए यूज करेंगे। तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है? वो तो बाकी लोग भी आ रहे थे, पोर्चुगीज वाले भी आए। तो इसमें ब्रिटिश चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ हम ही अकेले एकमात्र प्लेयर रहे भारत के अंदर, और कोई भी ना रहे। इसलिए ये लोग भारत आए थे, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट कैश कॉ ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम फॉर ब्रिटिश। अगर एक मैं जस्ट तुम्हें फैक्चुअल बात बताऊं तो जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत के अंदर 1700s 1800s के टाइम पर, मतलब पहले आ चुके थे पहले ही, बट उस टाइम पर जो जीडीपी हुआ करता था अपनी इंडिया का, दैट वाज 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए है तो इंडिया के पास 40 रुपए हुआ करते थे। एंड व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट, 0.04% जीडीपी था हमारा, हमारे पास 40 पैसे थे बस। इतना इतना कॉलोनाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर। तो खैर, दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। अब सवाल है कि सर ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ ही क्यों? भारत के लोग क्या कर रहे थे? हैं, ताश खेल रहे थे बैठ के? प्रॉब्लम यह है कि मुगल्स जो हुआ करते थे 1707 के बाद, मुगल अथॉरिटी वैसे ही डाउन हो रही थी। औरंगजेब के बाद कोई ढंग का राजा आ ही नहीं पाया जो पूरा का पूरा साम्राज्य को चला सके। ठीक है, तो इनिशियली मुगल अथॉरिटी डाउन हो रही थी, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि पीछे से ब्रिटिशर्स ने बाकी कंपनीज को निपटा दिया। इसके अलावा इंडिया खुद पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हुआ करता था, वो टुकड़ों में बटा हुआ था, फ्रेगमेंटेड था। क्यों? मराठा, राजपूत, सिख, अफगान, हैदराबाद, कर्नाटक स्टेट, ये सारे के सारे लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि तूने मेरी 100 गज की जमीन ले ली, तूने मेरी 50 गज का एरिया ले लिया, मैं क्यों दूं तेरे को? तो आपस में ही नेटिव स्टेट्स लड़ी जा रही हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो देखो, दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली मजे मार गई। बिल्ली कौन थी? ब्रिटिशर्स थे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बाकी यूरोपियन पावर को खत्म किया, अपने ही कंपटीशन को, उसके बाद यहां के रजवाड़ों को खत्म किया। तो दैट्स व्हाई दिस हैपन, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हैपेंस। ये हम ऑलरेडी स्लाइड देख चुके हैं कि इनिशियली कोई किसी के आगे जा नहीं सकता था, बादशाह के आगे बेसिकली, क्योंकि बहुत ही मारते थे ये लोग। तो इनके मतलब औरंगजेब ने, शाहजहां ने, इन लोगों ने तो पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स की 2-3 बार पिटाई भी लगाई है, खूब ढंग से पिटाई लगाई है, मतलब तो मजा ही आ गया उनको देख के। खैर, 1707 में जब औरंगजेब मरा था, तो उस टाइम पर क्या था, इंडिया पूरा का पूरा फ्रेगमेंटेड हुआ करता था। कुछ आपकी सक्सेसर स्टेट्स हुआ करती थी, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करती थी, और कुछ कुछ नई स्टेट्स निकल के आ रही हैं। अब सवाल है ये क्या है? देखो, तो सक्सेसर स्टेट्स वो होती हैं, जब मुगल अंपायर टूट रहा था, जब मुगल अंपायर डिक्लाइन पे जा रहा था, तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर गवर्नर होते थे। जैसे क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं आज के टाइम पर, अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर्स भेज देते हैं अपने लिए कि भैया हाँ तुम गवर्नर यहाँ के बन जाओ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, सेंटर का पूरा उस पर हक रहे। तो ऐसे ही मुगल्स लोग भी बहुत सारे गवर्नर्स भेजते थे अलग अलग एरिया के अंदर। यही गवर्नर एक टाइम के बाद आजादी घोषित कर देंगे कि हम मुगल के अंडर नहीं रह रहे, तुम जाओ अपना तेल लेने, हम तो अपना अलग देश बना के रहेंगे, हम अपना अलग स्टेट बना के रहेंगे। तो ऐसी स्टेट्स जो इनिशियली मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन का या मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, और बाद में उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को, तो उनको बोलते हैं सक्सेसर स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो होती हैं जिन्होंने कभी भी मुगल्स के आगे अपने घुटने नहीं टेके, लाइक मराठा, राजपूत, अफगान लोग, इन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके थे। और कुछ होती है न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स मतलब जो नई स्टेट्स निकल के आई हैं। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं तुमसे हैदराबाद की। यहां पर हैदराबाद है, हैदराबाद के अंडर एक और जगह हुआ करती थी कर्नाटिक स्टेट, नीचे कर्नाटिक स्टेट हुआ करती थी। अब एक वर्ड आता है बेटा जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म, हिंदी में कहते हैं इसको सामंतवाद। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। जब भी एक बड़ा एम्पायर टूटता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, तो उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। जैसे अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ फ्यूडलिज्म। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पर लैंड ग्रांट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जमीनें दूसरों को दे दी गई थी, तो फिर पावर कम होती गई राजा की। तो फ्यूडलिज्म के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी स्टेट्स निकल के आ जाती हैं।
तो कर्नाटक स्टेट जो है वो पहले हैदराबाद के अंडर हुआ करती थी। हैदराबाद खुद किसके अंडर है? वो मुगल्स के अंडर है। तो जब हैदराबाद ने ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया तो कर्नाटक स्टेट भी करे मैं भी आजाद रहूंगा। तो ये नई स्टेट निकल के आई। तो तीन तरीके की स्टेट्स आपकी निकल के आई पैरेलली। कुछ सक्सेसर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं और कुछ न्यू हैं। एट द जब यहां पर इतना फ्रेगमेंटेशन चल रहा है भारत के अंदर, एट द सेम टाइम यूरोपियन पावर्स के बहुत सारे वेयर हाउस हुआ करते थे अलग अलग कंपनीज के, जैसे पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, फ्रांस हो गए आपके, ठीक है। इन सभी के वेयर हाउस अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर हुआ करते थे, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हुआ करते थे। तो ठीक है। अब अगर मुगल्स की बात करें, लेटर मुगल्स की बात करें, 1707 के बाद जितने भी मुगल्स आए, ठीक है, वो सारे के सारे होते थे वीक। सारे वीक हुआ करते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो गया, जिससे फैसिलिटेशन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए, क्योंकि मराठा का भी डिक्लाइन चल रहा था, ठीक है। While regional power were fighting amongst for the expansion, no one focused on the European struggle. ये सारे के सारे नेटिव रजवाड़े, सारे के सारे रीजनल रजवाड़े आपस में ही लड़ रहे थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे यूरोपियन स्ट्रगल चल रहा है, और यूरोपियन स्ट्रगल के अंदर जो ब्रिटिश है वो सबसे सुप्रीम पावर निकल के आया। उन्होंने पोर्चुगीज को भी हराया, डच को भी हराया और फ्रांस वालों को भी हराया। इसके अलावा अब बाकी जो लेटर मुगल्स हैं वो मैंने बताया वीक हैं। वीक है तो मतलब राजा डिपेंडेंट होगा अपने ही मिनिस्टर या अपने ही ऑफिशियल्स पे। और जो राजा जितना ज्यादा अपने ऑफिसर्स अपने मिनिस्टर्स पे डिपेंडेंट होगा वो ऑब्वियसली उसी के कहने पर उसी के इशारे पर चलेगा। तो मतलब राजा क्या हो गया सर? वो तो कठपुतली हो गया, पपेट हो गया वो तो। नोबिलिटी के पास ज्यादा पावर है। नोबिलिटी का मतलब जो आपके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो 18th सेंचुरी है आपकी, अगर मैं 18th सेंचुरी बोली तो उसके अंदर आपके ईयर्स होंगे 1701 से लेके 1799 तक। तो 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या माना जाता है कि रोल प्ले ऑफ द किंग मेकर्स, की राजाओं की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन राजा बनाने वाले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वही सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं अपना। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक आता है दैट इज डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, की अलग अलग टाइम पर जो जो आपके मुगल्स, लेटर मुगल्स, औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए हैं उनके टाइम पर क्या क्या हुआ है। हमें सिर्फ वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। अब बीच में जैसे वर्ड आएगा कि सर वो प्लासी की लड़ाई किसके टाइम पर हुई थी, या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुआ था, या बक्सर की लड़ाई किसके टाइम पर हुई थी, तो आज हम सिर्फ वो देख रहे हैं। बक्सर की लड़ाई हुई क्यों थी, प्लासी की लड़ाई हुई क्यों थी, कौन लड़ रहा था, कितने लोग मरे थे, वो सब टॉपिक वाइज देखेंगे। आज सिर्फ ये देखना है कि लेटर मुगल्स के टाइम पर क्या क्या हुआ, इनके कंटेम्पररी क्या क्या हुआ, वो क्या चीज है। तो जैसे ही तुम्हारा वो भैया औरंगजेब 1707 में निपटा, औरंगजेब की मृत्यु के लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है, डेक्कन अल्सर। औरंगजेब की मृत्यु के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डेक्कन अल्सर। अल्सर एक बीमारी होती है जिसके अंदर पेट के अंदर घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब भी उसी से मरा था। सो बिकॉज उसने 30 साल लगा दिया मराठाओं को कंट्रोल करने में, लेकिन फिर भी बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाया उसको, और वापस आखिरी टाइम में अल्सर से मर गया वो। ठीक है। जो आपका ये औरंगजेब हुआ करता था, औरंगजेब के कई बेटे थे वैसे तो उन्हीं में से एक बेटा था मुअज्जम। मुअज्जम, ये मुअज्जम ने क्या करा, अपने दो भाइयों को पहले तो मारा, और फिर मारने के बाद ये बना राजा और अपने आप को टाइटल देगा शाह आलम वन का। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है मुअज्जम का वो आता है, ही टुक द टाइटल ऑफ शाह आलम वन। इसको हेल्प करने वाला कौन था? इसी का मिनिस्टर हुआ करता था, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जिसको वजीर भी बोलते हैं, जुल्फिकार खान, ठीक है। तो अब जुल्फिकार खान के ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, उसी के कहने पर काम कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से काम चलाएगा। और इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं मुगल्स के राजा। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि औरंगजेब ने सारा का सारा जितना भी गुडविल क्रिएट किया था ना, अकबर वगैरह ने जितना भी गुडविल क्रिएट किया था वो सारा औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया। जितने भी राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करके रिश्ते सुधारे गए थे अकबर के द्वारा, वो सारा इसने बर्बाद कर दिए। बहुत ही बिगेटरी हुआ करता था औरंगजेब, ठीक है। बिगेटरी का मतलब कट्टर हुआ करता था, मतलब जजिया उसने रूसलेसली इंपोज किया। इवन मुसलमानों के ऊपर उसने जक़ात भी इंपोज किया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं आपकी, एक सुन्नी वाले, एक शिया वाले। तो इसने तो शिया वालों को छोड़ा ही नहीं था। शिया वाले थोड़े से लिबरल होते, इसने तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जक़ात नाम का, जैसे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है जजिया। तो बहुत डरे हुए थे ये लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो इसीलिए अलग अलग टाइम, अब शाह आलम भी डरा हुआ कि भाई मेरे को बचना है, मेरे को राजा बना हुआ हूं मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट, गुड रिलेशंस विद सिख गुरु। इन्होंने सबसे पहले सिखों के साथ अपने रिलेशन सुधारे। वाई? क्योंकि इससे पहले जो आपके नाइन्थ गुरु हुआ करते थे, औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी।
तो इस वजह से क्या हुआ, सिख स्टेट और मुगल्स की आपस में वैसे ही नहीं बन रही थी। औरंगजेब वो कांड करके गया था, तो शाह आलम डरे हुए थे कि बस भैया कोई मारने ना आ जाए इनको सिख वाले। तो इसलिए उनसे कहा कि भैया भाईचारा, माफ कर दो उनको, ठीक है, तो इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की जाएगी। रिलीज्ड साहूजी महाराज, लास्ट छत्रपति। शिवाजी महाराज आपके पहले छत्रपति हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के बाद उनके दो बेटे आए, एक का नाम था शांबाजी महाराज, एक का नाम था राजा राम। तो जो शांबाजी थे उनको भी औरंगजेब ने मार दिया था। 1680 में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ संगमेश्वर, उसके अंदर शांबाजी महाराज की डेथ हो गई थी। तो जब शांबाजी महाराज की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उनके बेटे हुआ करते थे शाहू जी। औरंगजेब उसको पकड़ के ले गया। औरंगजेब उसको पकड़ के ले गया। तो 1707 में जब औरंगजेब मरा तो शाहू जी महाराज को छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया मुगल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि शाह आलम को डर था कहीं मुगल्स वाले कहीं मराठा वाले मार देना आ जाए, कहीं मराठा वाले मार देना आ जाए। तो शाहू जी महाराज को छोड़ा जाएगा, ही वॉज द लास्ट छत्रपति। बहुत सारी जागीर्स अलॉट की जाएंगी। जागीर्स का मतलब होता है अलग अलग लैंड, अलग अलग एरिया, अलग अलग ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को दिया जाएगा। क्यों? ताकि वो उसी के लॉयल रहें। तो जुल्फिकार खान ने खुद अपने पास इतनी जमीनें रखी हैं। ठीक है। तो इससे होगा क्या, तुम दूसरे को बस बटरिंग करने के लिए तुम उसको जमीन दे रहे हो कि भैया तू मेरे साथ रह, मैं तेरे को 10 रुपए दे दूंगा, तू मेरे साथ रह, मैं तेरे को टॉफी खिला दूंगा। तो उस तरीके से सारे राजा काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है राजा। इसीलिए तो सारे के सारे लेटर मुगल्स जितने भी वो सारे वीक हैं। तो फाइनली 1712 में इसको अथॉरिटी से हटा दिया जाएगा। हटाया किसने? वही पीएम जुल्फिकार खान ने। कह रहा 5 साल हो गए बस यार, बस हटाओ, कोई नया चारा लेके आओ आप। तो राजा स्ट्रांग नहीं है, वो अपने मिनिस्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये था शाह आलम वन, सबसे पहला राजा हुआ करता था आपका, मतलब लेटर मुगल्स किंग के अगर अगर बात करें तो हम। उसके बाद दूसरा आएगा आपका बंदा जिसका नाम है जहांदर शाह। ये जो जहांदर शाह है ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 3-4 महीने के लिए बनाता मुश्किल से ये। इसको भी जुल्फिकार खान ने बनाया। इसके टाइम पर सबसे पहले आमेर की रियासत को रिकॉग्नाइज किया गया। आमेर मतलब जो जयपुर के अंदर जो आपकी रियासत हुआ करती थी उसको बोलते हैं आमेर की रियासत। यहां पे राजा को टाइटल दिया, राजा जयसिंह को टाइटल दिया मिर्जा का। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज जितने भी राजपूताना स्टेट्स थे वो पहले इनिशियली अच्छे हुआ करते थे, उनके रिलेशंस अच्छे थे मुगल्स के साथ। बट औरंगजेब ने आके कट्टरता कर दी ना। औरंगजेब राजपूतों के साथ धोखाधड़ी कर गया। जब शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, राजा जयसिंह को भेजा था कि जाओ जरा नीचे चेक करके आओ चल के आ रहा है। और उसके बाद तुमने उन्हीं को धोखा दे दिया, तुमने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया, वो भी क्या नाम है गलत तरीके से नजर कैद कर लिया उनको। तो जितने भी राजपूताना स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि यार ये मुगल्स वगैरह तो बेकार हैं, ये तो इसके पिताजी ने सब खराब कर दिया। तो इनके ऊपर, मुगल्स के ऊपर कोई राजपूताना स्टेट अटैक ना कर दे इसलिए टाइटल पकड़ा दिया। टाइटल देना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी। तो आमेर की रियासत के जो राजा हुआ करते थे उनको मिर्जा का टाइटल दिया गया। ये मिर्जा का टाइटल वो टाइटल है जो सिर्फ और सिर्फ तैमूर के वंशजों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुगल राजाओं की इतनी ज्यादा लुप लुप हो रखी है कि पता ही नहीं भैया जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर मारवाड़ की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो उनके राजा को टाइटल दिया गया महाराजा का। ठीक है, वहां के राजा को टाइटल दिया गया महाराजा का। यहां दिल्ली के आसपास वाले एरिया के अंदर जो जाट लोग हुआ करते थे, जाट पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब जो आपके खेत खलियान, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी होती है, किसान होते हैं जो। तो जाट किसान जो हुआ करते थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, जाओ जो मर्जी उखाड़ना है उखाड़ लो तुम, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी टैक्स। अब मुगल्स के पास पैसा नहीं जा पा रहा है भाई, टैक्स नहीं जा पा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है मुगल्स को, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना इनकी अय्याशियां कैसे पूरी होंगी। तो यहां पर जहांदर शाह एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा, एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं इजारेदारी सिस्टम। तो आपको इसका पॉइंट याद रखना है बस, दैट हुई इंट्रोड्यूस इजारेदारी सिस्टम, जहांदर शाह। इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, इसी को रेवेन्यू फार्मिंग, इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो कि एक जमीन का टुकड़ा है, हाँ सर बिल्कुल टुकड़ा है। उस जमीन के टुकड़े की बोली लगाई जाएगी। तो आप हम जैसे लोग, जैसे एक यहाँ मनीषा है, एक अंकिता है, एक मोहम्मद भाई है, एक मैं खुद हूं। सपोज यहां पर क्या है, मैं बैठा हूं राजा बनकर और मैं किसी भी एक जमीन की बोली लगवा रहा हूं आपसे। अब जो भी इस जमीन की हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको ये जमीन दे दी जाएगी। जैसे सपोज करो मनीषा ने हाईएस्ट बोली लगाई कि मैं इस जमीन से राजा को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके दूंगी और मैं इस जमीन के 2 करोड़ रुपए दे रही हूं आप लोगों को। ठीक है। तो 2 करोड़ सबसे हाईएस्ट बोली आ गई, ये जमीन इसके नाम हो गई। तो अब हुआ क्या, जो हाईएस्ट बिडर जिसके नाम ये जमीन हुई है वो अब इन किसानों से टैक्स कलेक्ट करेगा। तो मतलब अब मुगल्स को टैक्स कलेक्ट करके कौन देगा? यही कॉन्ट्रैक्टर्स, यही मिडलमैन, इसी को बोलते हैं बेचा इजारेदारी सिस्टम। ठीक है। स्टेट क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, वो मिडलमैन कौन होगा? जो हाईएस्ट बिडिंग देगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। यही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा पीजेंट से और फिर किसको देगा? राजा को दे देगा, मुगल्स को दे देगा।
एट द सेम टाइम जब आपके 1708 के अंदर जब 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिख का रिवोल्ट कंटिन्यू चलता रहे, तो उनमें एक लीडर निकल के आए थे, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने इन्हीं के टाइम पर रिवोल्ट किया था। ऑल्दो इस बंदा बहादुर को 1715 में फर्रुखसियार मरवा देगा, तो बंदा बहादुर ने भी रिवोल्ट किया था। अब जितनी भी आपकी ये मुगल्स मुगल्स हुआ करते थे, औरंगजेब मैंने बताया सुन्नी, ठीक है, जैसे सुन्नी और शिया जो होते हैं, सुन्नी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, शिया जो होते हैं वो फिर भी थोड़े से लिबरल होते हैं, थोड़े खुले खुले विचार से सोचते हैं। तो ऑलरेडी जो तुम्हारा औरंगजेब था उसने तो सुन्नी में कन्वर्ट कर दिया था पूरी मुगल डायनेस्टी को। सुन्नी में कन्वर्ट कर दिया तो तुम प्यार कैसे कर सकते हो, ये तो गलत है। इसी जहांगीर शाह का एक लड़की के साथ अफेयर था, तो जितनी भी नोबिलिटी थी, जितनी भी मिनिस्टर्स क्लास थी, ऑर्थोडॉक्स मिनिस्ट्री थी, उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने इसको हटा दिया और इसी के भतीजे भतीजे फर्रुखसियार को क्या करा, गद्दी पर बिठा दिया। तो जहांगीर शाह के बारे में एक आधी हम पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे इजारेदारी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। अफेयर के चक्कर में भाई को गद्दी छोड़नी पड़ी, प्यार तो अच्छे अच्छे को डुबा देता है, तो ये क्या चीज है। तो ये आपका दूसरा बंदा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? दो तक क्लियर है, हम दो बंदों के बारे में देखा है अभी तक जो। सर ये मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट नहीं बेटा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। नहीं बेटा, शाह आलम बहादुर शाह वन ये एक ही नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मुगल्स जो है ना वो मेडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आते हैं उनको हम मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अमन यादव, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बताओ क्या कम समझ आया, क्या समझ नहीं आया, ये तो बताओ। चैट इसीलिए तो ओपन होती है। हमें ये पॉइंट, जैसे यहां से अगर इन दो स्लाइड्स में अगर मैं तो पूछूं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन बन सकता है कि इजारेदारी सिस्टम कौन लेके आया, जहांगीर शाह लेके आया। अरे मेडिवल हिस्ट्री नहीं होगा, होगा होगा। हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज बेटा, मेडिवल हिस्ट्री क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिस जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम पहले वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि भाई वो शाह आलम वन टाइटल किसने लिया, तो मुअज्जम ने लिया, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमें यहां हर चीज याद नहीं रखनी होती है। देखो, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें बोरिंग ना लगे। अदरवाइज यहां से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं बस कि भाई बताओ वो मिर्जा का टाइटल किसको मिला, या क्या नाम है, शाह आलम वन कौन था। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम छुटपट छुटपट क्वेश्चन, छुटभैया वाले। नेक्स्ट आता है आपका फर्रुखसियार। अगर फर्रुखसियार की बात करें तो फर्रुखसियार को राजा बनाने वाला कौन था, फर्रुखसियार को हेल्प करने वाले थे दो भाई, आपको दोनों का नाम याद रखना है, सैयद ब्रदर्स, या इन्हें ही सैयद बंधु भी बोलते हैं, सैयद बंधु भी बोलते हैं इनको। सर साथ साथ भूल भी रहे हैं, तो बेटा वो तो रीड तो करना पड़ेगा ना। मतलब अब ये थोड़ी ना है कि अब आपने यहां पर बात सुनी और फिर आप अगर उसको नहीं लिखोगे या बाद में नहीं रीड करोगे तो फिर तो भूलोगे ही ना। क्लास का मतलब होता है यहां पर एक बार पहले पूरा टॉपिक सुनना, उसके बाद जो आपको नोट्स मिलते हैं उनको रीड करना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना रीडिंग के आप नहीं जा सकते पेपर में, ठीक है। बिना रीडिंग के नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो जो मैं आपको नोट्स दूंगा पर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको वो रीड करना है, तो आपको समझ आएगा कि आपको कौन कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं। प्लस मैं यहां आपको बता भी रहा हूं। तो सैयद जो, अच्छा, अब जो सैयद लोग होते हैं ना, सैयद को माना जाता है दे आर द डिसेंड, मतलब ऐसा माना जाता है दे आर द लेजिटिमेट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के जो वन ऑफ द डिसेंडेंट माने जाते हैं, लीगल डिसेंडेंट, वो सैयद सैयद लोग माने जाते हैं। तो दो भाई हुआ करते थे, सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन्होंने कहा कि यार फर्रुखसियार को राजा बनाते हैं। तो जैसे ही फर्रुखसियार राजा बना, भाई डर का माहौल तो इसके सामने भी है, क्योंकि डर लग रहा है, वो नीचे जो शाहू जी महाराज को छोड़ा है वो कह रहे हैं कि मैं असली डेक्कन की पावर हूं, वो तो मेरे को किडनैप कर लिया था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो यहां पर आपके आएंगे लोग, अच्छा, जाट लोगों के पास जितने भी लोग, अच्छा ये जो इजारेदारी सिस्टम के तहत जितने भी मिडल मैन लाए थे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, ये लोग जो पैसे लेने जाते थे, तो जाट लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम देंगे ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो हम देंगे ही नहीं टैक्स। इवन एक बार तो इन लोगों ने अकबर की कब्र जो थी वो खोद दी और अकबर का ताबूत बाहर निकाल के रख दिया, कह रहे लो तुम्हारे दादा बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, हम नहीं दे रहे पैसा वैसा, हम नहीं दे रहे टैक्स वैक्स, सब जाट लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद फर्रुखसियार में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्रुखसियार, मतलब फर्रुखसियार के दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें से एक ये है, ही रिमूव जजिया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जजिया किसने रिमूव करा या जजिया किसने इंपोज किया।
तो रिमूव किसने किया? फर्रुखसियार। लेटर मुगल स्किन के अंदर फर्रुखसियार ने जजिया को हटा दिया। अब सवाल है कि जजिया क्या है? जजिया बेटा एक तरीके का टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगा करता था। जो भी मुसलमान नहीं है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया कहते हैं उसको। और जो टैक्स मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था उसको जक़ात बोलते हैं, जक़ात, जक़ात। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर इसमें बनेगा तो बनेगा कि किसने जजिया इंपोज करा है या किसने हटाया है। एक बार 1715 में भाई हो गया बीमार। कौन? फर्रुखसियार बीमार हो गया 1715 में। तो बहुत सारी मेडिसिनल प्रैक्टिस होती हैं, जैसे आपने भारत के अंदर सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें मैं काम करता था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मैं भी पहले उसमें काम करता था। सो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो जो यूनानी वाली जो मेडिसिनल प्रैक्टिस होती है, ये आपकी होती है बेसिकली, ये अरब के अंदर चलती है, ठीक है। जजिया किसने लगाया था? बेटा जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, फिर उसको बाद में हटा दिया गया था अकबर के द्वारा, फिर बाद में दोबारा से औरंगजेब उसको रीइंपोज करेगा, ठीक है, दोबारा से रीइंपोज करेगा। अकबर ने हटा दिया था वो। इनिशियली सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 के अंदर उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, ठीक है, उसके बाद उसने जजिया लगाना शुरू कर दिया था। तो यूनानी जो मेडिसिनल प्रैक्टिस होती है आपके वेस्टर्न, इसकी डेट ही याद रखनी है क्या? नहीं नहीं, डेट वेट याद नहीं रखनी, डेट याद नहीं रखनी कि कब बीमार हुआ, कब उसने बर्गर खाया, कब नहीं, वो सब याद नहीं रखना, वो सब याद नहीं रखना। जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जैसे जजिया वाला पॉइंट हो गया या टाइटल वाला पॉइंट हो गया, वो इंपॉर्टेंट याद रखने होते हैं बस। तो एक बार क्या हुआ, भाई हो गया बीमार, भाई एक बार बीमार हो गया। एक मिनट, इसकी डेट याद रखनी है, नहीं करनी। एक बार फर्रुखसियार बीमार हो गया 1715 के अंदर। तो जितने आपने सुना होगा, जो भी जैसे इंडिया के अंदर जो वैद होते हैं आपके, जो आयुर्वेद पे काम करते हैं, जो औषध पे काम करते हैं, उनको वैद बोलते हैं। ऐसे ही जो आपका वेस्ट एशिया है, जहां से ये मुगल्स और ये इस्लाम आया है, यहां पर जो मेडिसिनल प्रैक्टिस होती है उसको उसको बोलते हैं यूनानी, यूनानी, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा हकीम, हकीम लोग जो होते हैं आपके। तो बहुत कोशिश करी इन लोगों ने फर्रुखसियार की ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, 2 साल हो गए, फर्रुखसियार ठीक ही नहीं हो पा रहा। कहीं से ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1608 के अंदर ही भारत के अंदर आ चुकी थी। तो वो सर, आप वो तो आपने बताया ही नहीं, तो मैंने बताया ना टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आज हम केवल मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो लेटर मुगल्स हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1608 के अंदर ही आ चुकी थी, उसको पता चला कहीं से कि भाई फर्रुखसियार बीमार है, फर्रुखसियार बीमार है, उसको कुछ करना पड़ेगा जाके। तो जॉन सरमन नाम हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर का, और उसका एक दोस्त था डॉक्टर हैमिल्टन। ये दोनों के दोनों अपनी टीम लेके पहुंच गए फर्रुखसियार राजा के पास कि भैया बीमार हो तुम, लाओ अभी ठीक करते हैं। तो चांस की बात है कि इन लोगों ने उसको ठीक कर दिया, मतलब वो इंपोर्टेड बाटली दे दी थी एक, ठीक है, इंपोर्टेड वाली तो अच्छी होती है। तो बाटली मिल गई, अच्छा, फॉर्चुनेटली फर्रुखसियार ठीक हो गया। जैसे ही फर्रुखसियार ठीक हुआ, तो फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, तू तो मेरा भाई है, तूने मेरे को ठीक करा है, बता तेरे को क्या चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि देखो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम लोग अच्छा खासा अपना व्यापार चला रहे हैं, आपके पिताजी ने भी हमें परमिशन दी थी कि व्यापार वगैरह कर लो टैक्स वगैरह के साथ, लेकिन सर वो जो आपका बंगाल वाला गवर्नर है ना, वो हमसे बहुत टैक्स लेता है सर। तो सर वो अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह आप हटा देते, टैक्स वगैरह हटा देते, तो हमें थोड़ा मजा सा आ जाता। 1717 में फरूख सियार ने यही रॉयल फरमान, यही परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको बोलते हैं दस्तक राइट्स, कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के गवर्नर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, परमिशन देने की जरूरत नहीं है, और अपने सिक्के भी छाप सकती है। दिस इज कॉल्ड रॉयल फरमान या दस्तक राइट्स। किसने दिया? फरूख सियार ने दिया। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तो ऑलरेडी तुम खुद ही सोचो ना, अब वो बंगाल का जो गवर्नर है वो तो गुस्सा हो जाएगा ना कि यार बताओ, सारा पैसा जहां मैं कलेक्ट कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी व्यापार कर रही है, जो भी उससे टैक्स आ रहा है वो मेरे पास आ रहा था, अब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे तो बंगाल का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। तो बंगाल के नवाब ने वहां घोषणा कर दी कि भाई मैं रिवोल्ट कर दूंगा राजा के ही खिलाफ। वहां से उसको नवाब का टाइटल दे दिया, तो नवाब का लॉलीपॉप देकर उसको चुप करवा दिया गया। टाइटल देना बहुत बड़ी बात होती थी बेटा उस टाइम पर। तो मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, उसको टाइटल दे दिया कि लो नवाब का टाइटल और चुप हो जाओ।
तो इस तरीके से ये भाई निपटाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यार अब सारा का सारा रेवेन्यू जो जो मुगल्स के पास आता था, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ी टेरिटरी था, सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता था इनको बंगाल से मिलता था, क्योंकि यहीं से सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी। तो अब बंगाल का तो रेवेन्यू डाउन हो गया ना, तो जब बंगाल का रेवेन्यू डाउन होगा तो वो जो दो भाई थे सैयद भाई जिन्होंने इसको राजा बनाया था, सैयद बंधुओं ने जिनको राजा बनाया था, इनको लगा कि यार ये तो पागल हो गया फर्रुखसियार, ये तो नशे नशे में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी, ये तो गलत हो गया। तो सैयद बंधु नीचे पेशवा को फोन घुमाएंगे, किसको? पेशवा, बाजीराव पेशवा, आपके रणबीर सिंह साहब, ठीक है, उनको फोन घुमाएंगे कि भैया वो ऊपर ना कमरा नंबर 3 में सो रहा है फर्रुखसियार, उसको आके मार दो। तो मराठाओं की जो आर्मी होती है उसको बोलते हैं पिंडारी, ठीक है, जैसे आपने वीर मूवी अगर देखी हो तो शाहरुख खान उसमें है, ठीक है, दैट इज पिंडारी, मर्सिनरी आर्मी होती थी वो। तो वो आएंगे और यहां पर फर्रुखसियार को मार देंगे, फर्रुखसियार को मार देंगे। फिर यही दोनों भाई अगले 1 महीने के अंदर दो राजा और बदलेंगे, दो राजा और बदलेंगे। यस सर, ऐसे ही ब्रिटिश आए थे इंडिया में। सर ये जॉन सरमन कौन था बेटा? जॉन सरमन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, गवर्नर, उसका हेड हुआ करता था। जो भी एक कंपनी आप खोलते हो तो उसका एक हेड होना चाहिए ना, वो था। तो सैयद बंधु मतलब फर्रुखसियार को भी मरवा दिया। उसके बाद एक रफीदुद्दर्जत राजा आया, उसको भी मरवा दिया 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद रफीदुद्दौला आया, ये इसकी तो किस्मत ही खराब थी, टीबी से मर गया बेचारा। तो सैयद बंधु सारा का सारा खेल करे जा रहे हैं। तुम देख रहे हो राजा की इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा बनाने वाले की इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ किंग मेकर्स। यहां पर जो ये सीन चल रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, बीच में साइड में एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह हर चीज देख रहा है कि यार ये जो सैयद बंधु हैं ये बहुत ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी किसी को राजा बना रहे हैं, कभी किसी को हटा रहे हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है। तो मोहम्मद शाह ने सबसे पहले तो इन्हीं सैयद बंधुओं को मरवा दिया, कह रहे इनको पहले खत्म करो, बहुत ज्यादा ये खिचड़ी बना रहे हैं। अब इस मोहम्मद शाह की अपनी नोबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है, अपने इसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और बहुत ही चिल बंदा था ये। क्या कह रहे हो? बहुत ही चिल बंदा था ये, इसीलिए इसको टाइटल मिला है रंगीला का। और इसका पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में पावर में आएगा, 1748 तक पावर में रहेगा मुगल का राजा बनके, ठीक है। जितने भी आप आज के टाइम पर स्टेट्स देखते हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, अवध हो, कर्नाटक स्टेट हो, बिहार हो, मैसूर हो, मोस्टली ये सारी की सारी स्टेट्स आपकी बेटा इसी के टाइम पर इंडिपेंडेंट हुई हैं। इसी के टाइम पर सभी स्टेट्स ने बोला कि भैया हम नहीं रह रहे मुगल के अंदर, हम अलग है अपना, हम अलग है अपना। तो 1724 में बंगाल स्टैब्लिश करा मुर्शिद कुली खान ने, ऐसे ही अवध स्टैब्लिश किया सादतुल्ला खान ने। ये देखेंगे आगे, ये एक एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो देख लेंगे आगे भी। तो जितनी भी आपकी स्टेट्स निकल के आई वो इसी टाइम पर आपकी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करेंगे कि हम मुगल्स के अंडर नहीं रहेंगे। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो जैसे ये आपने देखा होगा ये खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है जो, ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट काइंड ऑफ वैसा ही है। अब ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसकी माता खुद एक कथक डांसर हुआ करती थी, वो खुद एक मतलब म्यूजिक और डांस में बहुत फॉन्ड थी, तो ये भी कम नहीं थे, ये भी एक नंबर का नचनिया था, ठीक है, हाँ मेरे हाथों में नौना चुड़ी, ये इसका चलता था खूब। अब जब खुद बंदा चिल है, नशे में पड़ा हुआ है, अय्याश है एक नंबर का, डांस में लगा हुआ है, तो फिर कौन देखेगा समाज को, कौन देखेगा अपनी सारी स्टेट्स को? तो उन्होंने अपनी घोषणा कर दी कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम आजाद हैं हम तो। एट द सेम टाइम बाजीराव वन भी आपकी पिक्चर के अंदर आए हैं। 1719 में ही आपके मराठा के बाजीराव वन निकल के आए थे, ठीक है, वो भी उस टाइम गद्दी पर बैठे थे, पेशवा बने थे। तो ऑब्वियसली डिक्लाइन चलेगा। ये बंदा एकदम चिल है, इसको कोई दुख दर्द नहीं है जिंदगी में, ये अपना फुल नशे में, फुल अपना अयाशी काट रहा है बैठ के ना। अब इतना चिल था, इतना चिल था, एक बार नशे में इसने क्या करा अफगानिस्तान के अंदर नादिर शाह हुआ करता था, ठीक है, तो नादिर शाह ने अपने एम्बेसडर अपना एस जयशंकर कोई भेजा होगा, तो वो इंडिया के अंदर था इसके कोर्ट में। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन उसको नशे में ह्यूमिलेट कर दिया, रोस्ट कर दिया, ठीक है, और रोस्ट करने के बाद जेल के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही ये बात नादिर शाह को पता चली, नादिर शाह को आ गया गुस्सा, और नादिर शाह का इन्वेजन, नादिर शाह का अटैक हो गया भारत के अंदर 1739 में। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है कि नादिर शाह इन्वेजन कब हुआ, 1739 में हुआ, या किसके टाइम पर हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर हुआ। तो करनाल के पास लड़ाई हुई, नादिर शाह ने भयंकर रूप से मैसेकर किया, हजारों लाखों लोगों को यहां, हजारों लोगों को यहां मारा गया। उस टाइम पर यहां से 30 करोड़ सोने के सिक्के लेके गया है वो।
इस दुनिया का सबसे महंगा थ्रोन, सबसे महंगी गद्दी, जिसको पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। और दुनिया भर के हीरे मोती और सोने जड़े हुए थे इसके अंदर। ये पीकॉक थ्रोन उठा के ले गया। और तो और कोहिनूर भी यही उठा के ले गया। कोहिनूर भी यही उठा के ले गया। अफगानी इन्वेजन स्टार्ट हो गया, नादिर शाह इन्वेजन स्टार्ट हो गया 1739 के बाद। तो यही होता है जब आपका राजा स्ट्रांग नहीं होता ना, जब वो फालतू की चीजों में लगा रहता है, फोकस नहीं होता उसका, तो यही होता है उसके साथ। तो बुरा हुआ, भाई सब ले गया एकदम। बाकी लोग देख के बहुत खुश हो रहे थे इस चीज को, जितने भी बाकी राजे रवाजे जो छोटे मोटे थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ हाँ देखो बढ़िया है, मुगल्स की पिटाई पड़ रही है। उसके बाद अगला बंदा आएगा आपका, अहमद शाह वन। 1748 से 1753 करना है यहाँ, 1757 1753। ठीक है। बार बार उधर से अफगानी इन्वेजन चल रहा है, बार बार उधर से अफगानी इन्वेजन चल रहा है, यहां से अफगानी लोग, कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा है बार बार अटैक करने के लिए। तो दिल्ली की तो हालत खराब हो रखी है। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के अंदर एनार्की फैली पड़ी है। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहां पर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है। कोई शासन नहीं है, एनार्की फैली पड़ी है, अशासनवाद कहते हैं इसको। तो इस टाइम पर अहमद शाह वन आपका राजा निकल के आया। इन्होंने बोला, अहमद शाह वन को सजेशन दिया इसी के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हम तो बचा नहीं पाएंगे खुद को अफगानी इन्वेजन से, एक काम करो फटाफट तुम मराठाओं से हेल्प ले लो, मराठाओं से हेल्प ले लो। तो 1740 के अंदर पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उनके बेटे हुआ करते थे, नाना साहेब, या उन्हें ही बालाजी बाजीराव बोलते हैं, तो वो पिक्चर के अंदर आए थे, मराठा के नया पेशवा बने थे वो। तो यहां पर अहमद शाह वन यानी मुगल्स और नाना साहेब यानी मराठा के बीच में ट्रीटी होएगी 1752 के अंदर, एक संधि होएगी, जिसके अंदर मराठा लोग मुगल्स की प्रोटेक्शन करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उन्हें अफगानी इन्वेजन से बचाएंगे, और बदले में जहां जहां मुगल टेरिटरी है वहां से मराठा लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। मराठा लोग दो तरीके के टैक्स कलेक्ट किया करते थे। जैसे चौथ हो गया, 25% होता था, सरदेश मुखी हो गया, 10% होता था। ठीक है। तो ये आपका वसूल करेंगे, बदले में क्या होगा, बदले में आपका मराठा लोग बचाएंगे इनको। तो जहां जहां मुगल एम्पायर होगा वहां वहां अब मराठा लोग जाएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो नाना साहेब कहां पहुंच गए, पंजाब तक पहुंच गए, क्योंकि वो उसी के अंडर हुआ करता था। ठीक है। पंजाब तक पहुंच गए। अब जैसे ही पंजाब तक पहुंचे, तो जो पंजाब है ना, ये तो मतलब बोन ऑफ कंटेंशन रहा है हमेशा से। जैसे ही आपका पंजाब कॉम्प्रोमाइज होता है ना, पूरा भारत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, पूरा भारत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब आपका पंजाब हो। अब आप सर अफगान इन्वेजन के बारे में और क्यों नहीं बता रहे, अहमद शाह के बारे में क्यों नहीं बता रहे, वो आगे पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो आपका अलग अलग जो मुगल्स राजा हैं इनके कंटेम्प्ररी क्या क्या हुआ है, सिर्फ कंटेम्प्ररी बेसिस पर फैक्चुअल पार्ट देख रहे हैं हम आज। अब्दाली इन्वेजन कंटिन्यू है, अफगानी इन्वेजन कंटिन्यू है, आलमगीर टू आपका नया राजा है। अच्छा सर, अगर यहां आलमगीर टू है तो आलमगीर वन कौन है फिर, तो आलमगीर वन कौन है, तो याद रखना औरंगजेब ने ही अपने आप को टाइटल दिया था आलमगीर वन का। ठीक है। औरंगजेब को आलमगीर वन भी बोलते हैं, ए वन। तो ऐसे ही एक आलमगीर टू आ गया अब 1754 से 59। इसके टाइम पर क्या हुआ सर, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब ये क्यों हुआ, क्या कारण थे, वो हम देखेंगे आगे, उसका क्या बैकग्राउंड है वो देखेंगे आगे, लेकिन आज सिर्फ ये देखना है कि मुगल्स के टाइम पर क्या क्या हुआ है कंटेम्पररी। तो आलमगीर टू के टाइम पर आपका बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल। असल में तो मैं ये कहूंगा कि लड़ाई हुई ही नहीं। पता है आपको, बैटल ऑफ प्लासी वॉज नेवर फॉट। क्या ये बात पता थी? बैटल ऑफ प्लासी कभी भी लड़ी ही नहीं गई। हमें लॉलीपॉप दिया गया है। बैटल ऑफ प्लासी कभी नहीं लड़ी गई, बक्सर लड़ी गई है, प्लासी नहीं लड़ी गई है। तो सर फिर बताओ उसके बारे में, वो आगे जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज सिर्फ मुगल्स को देख रहे हैं। इसके बाद आपका अगला बंदा आएगा शाह आलम टू। इसका असली नाम हुआ करता था अली गुहार। तो अगर मैं पूछूं शाह आलम वन कौन है, तो मुअज्जम है, मुअज्जम है। ठीक है। तो शाह आलम टू या अली गुहार के टाइम पर क्या होगा अब आपका, सर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा वर्सेस अफगान, है ना। अब उसमें मराठा हार गए थे, मराठा हार गए थे, मराठा की उसमें हार हो गई थी। तो यहां पर एक बार ना, एक बार एक क्वेश्चन में वर्ड आया था कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो दुर्रानी और मराठा के बीच में हुई थी। तो याद रखना बेटा, अफगानियों को दुर्रानी भी बोला जाता है। ठीक है। दुर्रानी भी बोला जाता है। जैसे आपका ये जो अहमद शाह अब्दाली था, जो नादिर शाह के बाद अटैक करा था, अहमद शाह अब्दाली, उसको एक टाइटल मिला हुआ दर्रे दर्रा। दर्रे दर्रा जब हम आगे देखेंगे उसके बारे में, तो दर्रे दर्रा, दर्रे दर्रा का मतलब होता है पर्ल ऑफ पर्ल्स, मोतियों में मोती,
ये तो हीरो में हीरो है, ये तो लाखों में एक है। ठीक है, तो दुर्रानी भी अफगानियों को ही बोला जाता है, बस मेरा ये कॉन्टेक्स्ट था बताने का। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी इसी के टाइम पर हुई है, शाह आलम टू के टाइम पर हुई है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ये भी शाह आलम टू के टाइम पर हुई है। और यहां पर जो सबसे खतरनाक चीज हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे एडवांटेजियस साबित हुआ, दैट इज दीवानी राइट्स। दीवानी के अधिकार। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन के राइट्स। कि अब भारत के अंदर भारत के लोगों से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? वहां का राजा या वहां का गवर्नर नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। मतलब अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो अमेजॉन जेफ बेजोस आ गया भारत के अंदर, और वो कह रहा है कि आज के बाद भारत से टैक्स मैं वसूलूंगा। तो फिर गवर्नमेंट के पास तो पैसा जाएगा ही नहीं ना, वो तो प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट तो बर्बाद हो जाएगी, देश तो बर्बाद हो जाएगा। यही हुआ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो सर ये शाह आलम टू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये डरा हुआ है, क्योंकि बार बार उधर से अफगानी इन्वेजन चल रहा था, तो ये डर के मारे अवध के अंदर छुप के बैठा हुआ था। अवध का नवाब हुआ करता था, ठीक है, वहां बैठा हुआ उसके साथ मिलके, भाई मेरे को बचा ले यार, मैं रेफ्यूज। सॉरी। ये डरा हुआ था बेचारा। तो बुरी हालत चल रही है इनका। जो रजवाड़ा था उस टाइम, तुम देखो मुगल एम्पायर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ऐसा बोला जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर चार सबसे बड़े एम्पायर आए हैं, जिनमें से एक मुगल एम्पायर था भारत के अंदर। और 1806 तक आते आते ये बंदा सिर्फ पालम तक ही रह गया, तो इसको टाइटल मिला शाह पालम। शाह पालम मतलब आपका लाल किला से लेके एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, बस इतने ही एरिया में मुगल एम्पायर था। सिर्फ इतने ही एरिया में मुगल एम्पायर था। इनकी तो धज्जियां उड़ा दी थी इन लोगों ने। तो शाह आलम का टाइटल किसको मिला है? शाह आलम टू को मिला है। इसे यली गुहार भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ? अकबर टू। अकबर टू आएगा इसके बाद। अब सर ये अकबर फिर कितने आए हैं टोटल अकबर? अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, हमारी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर सर अकबर टू, अकबर वन ऐसा क्यों करते हैं? उनके नाम भले ही अलग हो, ये लोग टाइटल लिया करते थे। तो तीन अकबर आए हैं टोटल, अगर मैं बात करूं। एक तो अपना ओरिजिनल वाला ऋतिक रोशन, है ना, जिसने जोधा के साथ शादी करी थी। फिर एक अकबर वन आएगा आपका, औरंगजेब का बेटा। एक औरंगजेब का एक और बेटा हुआ करता था अकबर वन, ठीक है, उसको हम अकबर वन का टाइटल देते हैं। और एक आएगा आपका ये अकबर टू, 1806 के अंदर आएगा। और ये तो पूरा का पूरा कठपुतली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस पर चल रहा था। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई ना 1764 के अंदर, तो टैक्स कलेक्शन का राइट किसको मिला? सर वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। तो अब राजा कैसे काम करेगा? तो राजा को पॉकेट मनी दी जाती थी। तुम देख रहे हो, मुगल राजा को पॉकेट मनी दी जाती थी। 1764 के बाद जितने भी मुगल राजा हैं पॉकेट मनी पे जिंदा थे वो। एक दिन हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने पॉकेट मनी ही बंद कर दी, कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा, जा बाहर में जा, नहीं दे रहा। तो अकबर टू कह रहा है कि यार मेरा तो दाना पानी हुक्का पानी सब बंद हो गया, कुछ करो हमारा। तो यहां पर अकबर टू कांटेक्ट करेंगे राम मोहन रॉय को, कि भैया तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ी हमारी बात कर लो ब्रिटेन वालों से, यार हमारी पेंशन बंद कर दी है इन लोगों ने। तो यहां से राम मोहन रॉय इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड जाने के बाद वो वहां इंग्लैंड के जो राजा, जो उनकी काउंसिल हुआ करती थी, उनसे बात करेंगे कि भैया वो हमारे राजा बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत उनकी इज्जत कर दो यार, वो दे दो उनको कुछ पेंशन वेंशन। तो उस टाइम पर राम मोहन रॉय ने इसकी पेंशन बढ़वाई, 30,000 पाउंड करवाई। इसीलिए इनको टाइटल मिला राजा का। तो सवाल आएगा कि राजा का टाइटल किसने दिया है राम मोहन रॉय को? तो अकबर टू ने दिया है। अकबर टू ने दिया है। क्लियर? अब राजा के पास कुछ है नहीं, दिल्ली से, वो दिल्ली के अंदर क्या नाम है, लाल किले से लेके पालम तक का एरिया इनका है, क्या ही करेंगे, खाली बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं बैठ के। और खाली आदमी क्या करता है सर? वो तो शायरियां लिखता है बस। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, और इनकी किताब का नाम है, अकबर टू की किताब का नाम है फूलों की शहर, या फूल वालों की शहर। फूल वालों की शहर। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी राजा का टाइटल। किसने दिया? अकबर टू ने दिया। क्लियर है यहां तक? अकबर सर, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग सर, ऐसा माना जाता है जोधा नेम की कोई लेडी थी ही नहीं। मतलब ये सच है कि जोधा नहीं थी? देखो, मानने को तो आप कुछ भी मान लो, बट मैं मानता हूं थी। राजा भारमल हुआ करते थे, राजा भारमल के बेटे थे मान सिंह, और मान सिंह की बहन हुआ करती थी जोधा भाई। राजा मान सिंह को मनसबदार बनाया गया था 5,000 की जात का। ठीक है, बहुत। अब देखो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत चलती हैं, अगर आप रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखोगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां नहीं जाएंगे। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, नहीं मतलब ग्रेट तो नहीं था, बाकी मुगल राजाओं से थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन ग्रेट नहीं था। ठीक है, अकबर वॉज नॉट एट ऑल ग्रेट।
हाँ, बाकी मुगल राजा के खिलाफ के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा था बस। ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट, अनपढ़ हुआ करता था वो, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस था उसके अंदर, कॉमन सेंस था उसके अंदर। ठीक है, चलें आगे। हाँ बिल्कुल। 1837 तक का मामला हो गया। इसके बाद आपका आखिरी राजा आएगा मुगल का, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू। सर, कहां तक अंपायर है इनका? सिर्फ और सिर्फ लाल किला। लाल किला को शाहजहाबाद, जो आपकी पुरानी दिल्ली है ना, दिल्ली 6, हाँ सर वो दिल्ली 6 मूवी देखी है मैंने। वो जो पूरी दिल्ली 6 है आपकी, चांदनी चौक वाला एरिया, उसको पहले शाहजहाबाद बोलते थे। ठीक है, शाहजहां ने बसाया था उसको, अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी। तो सिर्फ उतना ही एरिया है, पालम भी छूट गया अब तो। अब तो पालम भी छूट गया। सिर्फ नाम नाम का हेड है ये। रिवोल्ट ऑफ 1857 इसी के टाइम पर होगा, जिसमें बहादुर शाह टू को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया जाएगा कि यही हमारे राजा हैं, चलो रिवोल्ट करते हैं जाके। बाद में जब 1857 का रिवोल्ट को जब सप्रेस किया गया, जब उसको खत्म किया गया, तो इसी बहादुर शाह टू को रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है सर? सर बर्मा में है। सर बर्मा कहाँ था? आज तो हमें मैप में दिखता ही नहीं। तो आज का जो आपका म्यांमार देश है ना बेटा, उसी को पहले बर्मा बोलते थे। तो बर्मा की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो इनकी भी सता रही थी, तो इनको भेज दिया यहां से। और तो और, बहादुर शाह टू के जो बच्चे हुआ करते थे, जो पोते हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हीं के सामने उनको मार दिया। उन्हीं के सामने उनको मार दिया और यहां से इनको भेज दिया। फाइनली 1862 के अंदर वहीं म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर भैया निबट जाएंगे। अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले म्यांमार के अंदर चल रही थी खुदाई, एक्सकवेशन चल रही थी। और खुदाई में भाई साहब इनका ताबूत बाहर आ गया। और उस ताबूत के आसपास बहुत सारे एंटीक आइटम्स रखे हुए हैं। तो जब उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये तो मुगल के आखिरी भैया थे, बहादुर शाह जफर टू की कब्र है भाई ये। फिर वो बर्मा वाले ने फोन किया, मैं कहा, भैया वो तुम्हारे भैया आए हैं सामने, क्या करना है इनका? हमने कहा भैया अपने ही है, दे दो। तो इस तरीके से फिर लाया गया इनको। ठीक है। तो बहादुर शाह टू ये आपके आखिरी मुगल राजा हुआ करते थे। और ऑफिशियली अगर बात करूं तो मुगल डायनेस्टी ऑफिशियली 1 नवंबर 1858 के अंदर खत्म कर दी गई, ऑफिशियली, ऑफिशियली। ठीक है। मिर्जा गालिब का आपने नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब इन्हीं के कंटेम्पररी हुआ करते थे, इन्हीं के दरबार में भी जाया करते थे। इवन बहादुर शाह टू के साथ तो उनकी बहसबाजी भी हुई है। ठीक है, बहसबाजी भी हुई है को मिर्जा गालिब के, तो इन्हीं के कंटेम्पररी थे। जफर इनका टाइटल हुआ करता था। यहां पर आपका सारे मुगल राजा खत्म। अब आज वाले टॉपिक में हमने सिर्फ ये देखा है कि कौन से राजा के टाइम पर क्या हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है। अब वो क्या, जैसे बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, इसका कारण क्या है, कौन राजा थे, वो सब टॉपिक वाइज देखेंगे। तो मैंने बताया कि पूरी हिस्ट्री में पजल की तरह पढ़ाता हूं। आज हमने सिर्फ मुगल राजा के बारे में बात करी है। ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, जो हमारी अलग अलग स्टेट्स निकल के आई हैं, उनको किसने ओरिजिनेट किया है, वो आज हमें पढ़ना है। कल से हमारी मेड मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होएगी। यूरोपियन स्ट्रगल स्टार्ट होगा कि किस तरीके से ब्रिटेन आएगा, पोर्चुगीज आएंगे, वो वास्को डी गामा कैसे उछल के आ गया भारत के अंदर, कैसे रास्ता ढूंढ लिया, पहले भी तो ट्रेड चलता था। ठीक है। तो वो मेन मेन पॉइंट कल से स्टार्ट होगा। जो आज वाली क्लास है ये बेस बनाती है। अब आगे जब भी आप बैटल ऑफ प्लासी या कोई भी XYZ चीज पढ़ोगे 1858 तक, तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि इस टाइम पे राजा कौन सा था, और ये हमने पढ़ा था पहले। तो कंटेम्प्रेरी बेसिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से क्लियर होते हैं आपके। ठीक है। एक बस 1 मिनट और दे दो मेरे को, मैं वो कर देता हूँ, क्या नाम है, एक फाइल अपलोड कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी स्टेट किसने बनाई है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना है आपको। तो जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या बना? उसका सबसे बड़ा कारण बना औरंगजेब। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमन यादव का सवाल आया है कि सर क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म कब तक अवेलेबल होगा इसका? बेटा अभी तो लाइव चल रही है ना, अभी तो लाइव चल रही है ना। जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी, 1 घंटे की या 2 घंटे की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद अपलोड हो जाएगी क्लास। ठीक है। एंड जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, उसी के साथ में आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि PDF मिलने का या नोट्स मिलने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपना हाथ नहीं चलाएंगे। अगर आप लोग अपना हाथ नहीं चलाओगे तो बोरियत महसूस होगी और फोकस इधर उधर जाएगा। कुछ नहीं लिखना तो एटलीस्ट बस टाइटल ही लिख लिया, टाइटल ही लिख लिया। वरना फिर फोकस नहीं बन पाएगा, और फोकस नहीं बन पाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। देखो ठीक है, ये साफ सीधी बात है, मैं सीधा बोलता हूं। तो
चलो आगे देखते हैं कि मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ। औरंगजेब की वजह से। एक तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी। वो बहुत ही ज्यादा बिगेटरी हुआ करता था, जबरदस्त। यहाँ के किसने मंदिर तोड़े? उसने काशी विश्वनाथ, जो आपका बनारस के अंदर मंदिर है, वो तोड़ा उसने। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट मचाई। राजपूतों के साथ इसने दोगलापन किया। राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएगी, बस आप उसको धोखा मत दो। अगर मैं तुम्हें एक फैक्चुअल बात बताऊं तो पूरा का पूरा जो आपका मुगल एम्पायर है, जो अकबर ने कंसोलिडेट किया, जो सबसे बड़ा ये मुगल एम्पायर बनाया, वो बना के किसने दिया? वो राजा मानसिंह ने बना के दिया। जहां पर भी लड़ाई होती थी, अकबर खुद डायरेक्टली लड़ने नहीं जाता था, वो मानसिंह को भेजता था लड़ने के लिए। तो जो मुगल्स और राजपूतों के बीच में जो अच्छे रिलेशंस थे, वो औरंगजेब ने सारे बर्बाद कर दिए। साथ ही साथ डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी मतलब ये जो आपका महाराष्ट्र वाला, जो डेक्कन वाला एरिया है, यहां पर मराठा लोग की पावर चलती थी। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए यहां पर, लेकिन फिर भी मराठाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो एक तो ये कारण हुआ कि औरंगजेब की वजह से सारा का सारा मुगल का डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ। इवन आप ये नहीं, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे कि अपनी आर्मी को क्या पैसे दें, सैलरी दें। तो अपने घर के बर्तन, चांदी के बर्तन पिघला पिघला के सिक्के बना के तो इन्होंने पैसे दिए, अपनी सैलरी को सैलरी दी आर्मी को। बहुत बुरा हाल था। नेक्स्ट पॉइंट, नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन। अगला राजा कौन बनेगा, कुछ पता ही नहीं है। आपस में ही सब लड़े जा रहे हैं, सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है कि भैया मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। नोबिलिटी डोमिनेंस। नोबिलिटी मतलब मिनिस्टर्स, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ज्यादा चल रही है, राजा की चल ही नहीं पा रही है। और लास्ट पॉइंट, लूज कैरेक्टर किंग। सारे के सारे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अच्छा, एक वर्ड जैसे मैं क्या बोलता हूँ, डब्ल्यू 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 का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होता। इसका मतलब होता है वेल्थ, वुमेन, वाइन। शराब, शबाब, कबाब। तो जितने भी लिटर मुगल्स किंग्स आए हैं ना, वो सारे शराब, शबाब, कबाब में धुत रहते थे। इस वजह से संभाल नहीं पाया कोई समाज को इतना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई आप कंटिन्यूअसली लड़ाई कर रहे हो, आपने मराठाओं के साथ 30 साल लड़ाई करी। मनसबदारी सिस्टम लाए थे आप, जिसके तहत अलग अलग जमीनें अलग अलग लोगों को दी गई। आप अलग अलग जमीनें दान में दे रहे हो ताकि ऑफिसर्स आपके लॉयल रहें। तो आपके पास पैसा आ ही नहीं पाएगा। आर्मी इतने टाइम से कंटिन्यूअस लड़ रही है, तो डिट्रॉइट हो गई, वो भी खराब होगी, उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है, डिमोरलाइज हो रही है, बेचारी जीत ही नहीं पा रही है मराठाओं से। एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेजन भी हो गया। वो मोहम्मद शाह रंगीला ने रोस्ट कर दिया था एक अफगानिस्तान के वो उसको मिनिस्टर को। तो नादिर शाह को गुस्सा आ गया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आएगा पिटाई करने के लिए। और साथ ही साथ यहां पर आपकी रीजनल पावर्स तो ग्रो हो ही रही है। इस वजह से आपका जो मुगल एम्पायर था, वो पूरा का पूरा डिक्लाइन मार गया। डिक्लाइन मारेगा तो अलग अलग आपकी स्टेट्स निकल के आएंगी। कुछ होती थी आपकी सक्सेसर स्टेट्स, जो ओरिजिनली मुगल्स का पार्ट हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल हैदराबाद, बंगाल, अवध, कर्नाटक स्टेट। कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करती थी, जिन्होंने कभी भी मुगल की सुजैनिटी नहीं अपनाई कि नहीं हम मुगल के अंडर जाएंगे ही नहीं। मराठा हो गए, सिख हो गए, अफगान हो गए, इवन कुछ कुछ राजपूत आपके मेवाड़ जैसे मेवाड़ वाले हुआ करते थे। और कुछ कुछ आपकी नई स्टेट्स निकल के आएंगे, लाइक मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया। तो ये रीजनल पावर्स निकल के आई हैं। और ये रीजनल पावर्स भी आपस में लड़ रही हैं कि तूने मेरी जमीन ले ली और तूने मेरी जमीन ले ली। तो हमें सिर्फ यह ध्यान देना होता है कि ये कौन सी स्टेट्स को किसने बनाया है। जैसे अगर मैं आपको हैदराबाद की बात करूं, ठीक है, हैदराबाद। अब ये जो हैदराबाद है, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है। पहले हैदराबाद को बोला जाता था गोलकोंडा। गोलकोंडा। ये गोलकोंडा ने मुगल डायनेस्टी से कब आजादी घोषित करी? 1724। 1724। किसने किसने करवाई ये आजादी? असफ झा। असफ झा। तो आपको याद रखना है, असफ झा इस्टेब्लिश्ड या इंडिपेंडेंट हैदराबाद इन 1724, बस। ठीक है। असफ जहा को ही निजाम उल मुल्क का टाइटल मिला है। असफ जहा को ही निजाम उल मुल्क का टाइटल मिला है। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन आज वाली में तो नहीं होंगे, नेक्स्ट वाली में हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी देखो, यहां से कोई डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो मेरा क्या होता है, जब एक बड़ा चंक खत्म होता है ना, तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे एक बारी में जब हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, तो एक ही बारी में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के सारे क्वेश्चन, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे उसमें मॉक क्वेश्चन हो, इस तरीके से। ठीक है। तो हैदराबाद का पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय असफ जहा इन 1724। उसके बाद नेक्स्ट, कर्नाटिक स्टेट। कर्नाटिक स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नवाब सादतुल्ला खान। नवाब सादतुल्ला खान इन 1732। इन 1732। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। कर्नाटिक स्टेट का मतलब ये कर्नाटक नहीं है, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्टल एरिया है, ये होता है कर्नाटिक स्टेट।
तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सादतुल्ला खान इन 1732, इन 1732। सर ये क्यों बता रहे हो आप कि ये किसने एस्टैब्लिश करा है, कब एस्टैब्लिश करा है? बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में नहीं छोड़ता। ठीक है, चाहे कुछ भी हो एनसीईआरटी में नहीं छोड़ सकता। आप लोगों को छोड़नी है आप छोड़ दो, पर मैं तो कराऊंगा। एनसीईआरटी इज द बिगेस्ट बेस, फंडामेंटल बेस आपका एनसीईआरटी ही क्रिएट करता है। उसके बाद बंगाल। बंगाल वॉज एस्टेब्लिश बाय मुर्शीद कुली खान इन 1724, इन 1724 बाय मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अवध। अवध वॉज एस्टेब्लिश बाय सादत खान, सादतुल्ला खान नहीं है, सादत खान है, सादतुल्ला हैदराबाद वाला है। अवध वॉज एस्टेब्लिश बाय सादत खान इन 1722, इन 1722, 1722, 1722। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ अफगान्स। अब देखो, अफगानी इन्वेजन में सर वो, अगर सबसे पहले अफगानी डायनेस्टी की बात करूं कि सर इंडिया के अंदर सबसे पहली अफगानी डायनेस्टी कौन सी थी, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टीज आई हैं, तो उसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आखिरी डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, तो लोधी वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो सर इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत के अंदर डायनेस्टी आई थी वो क्या नाम है, गुलाम वंश और वो खिलजी और वो तुगलक और वो क्या नाम है सैयद, ये कौन थे? ये देवर टर्किश ओरिजिन, वो सारे टर्किश ओरिजिन के लोग थे। ठीक है, तो अफगानी ओरिजिन के आए थे भारत के अंदर सबसे पहले लोधी डायनेस्टी, फिर लोधी को निपटारा हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। तो अफगानियों के कुछ कुछ डिसेंडेंट, अच्छा फिर उसके बाद जब मुगल्स आए थे, फिर वो बीच में मुगल्स के अंदर ना 15 साल का गैप आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा शेर शाह सूरी। ठीक है, सूरी डायनेस्टी आई थी जो बंगाल से स्टार्ट हुई थी, फिर उसने दिल्ली पे कब्जा करा। शेर शाह सूरी नाम का आदमी था जिसने हुमायूं को देश से बाहर भगा दिया था 15 साल के लिए। तो कुछ कुछ अफगानी डिसेंडेंट के लोग बचे हुए थे अभी भारत के अंदर। तो कुछ बचे हुए थे रोहिलखंड, यूपी वाले रोहिलखंड, और कुछ बचे हुए फर्रुखाबाद के अंदर। तो जो आपके रोहिलखंड के अंदर जो आपके अफगानी ब्रांच बची हुई थी बेटा, उसको खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग ने। ये वॉरेन हेस्टिंग कौन है? ये भारत का, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। या ये भी बोल सकते हैं दैट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब हम आगे देखेंगे इसके बारे में तब पूरा आएगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो रोहेलखंड वाले अफगानियों को खत्म किया आपके वॉरेन हेस्टिंग ने। और जो दूसरे वाले थे सर अफगानी, फरकाबाद वाले, उनका क्या हुआ? तो हुआ क्या, एक बार फरकाबाद के अंदर जो आपके अफगानी लोग थे, उन्होंने एक राजा के ऊपर अटैक कर दिया, बुंदेलखंड के राजा के ऊपर, जिनका नाम था राजा छत्रसाल। उन्हीं राजा छत्रसाल की बेटी हुआ करती थी दीपिका पादुकोण, अरे नहीं, मस्तानी। तो मस्तानी नीचे जाएंगी बाजीराव के पास कि भैया वो ऊपर ऐसे ऐसे अटैक कर दिया अफगानियों ने, तो प्लीज हमें बचा लो। तो यहां से बाजीराव बन जाएंगे अब उनकी हेल्प करने के लिए, वो फरकाबाद वाले अफगानियों को खत्म करेंगे। तो इस तरीके से अफगानी लोगों को खत्म किया गया। ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग वाला एक बार ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैंने दूसरा वाला भी यहां पर बता दिया। तो ये आपके अफगानियों का मामला हुआ। इसके अलावा अगर सिख स्टेट की बात करें, तो इनिशियली से लेकर, मतलब शुरुआती दौर से अगर देखें, तो सिख स्टेट हमेशा से एक आध्यात्मिक स्टेट रहा है, एक स्पिरिचुअल स्टेट रहा है। वहां पर आपके गुरुओं का सिस्टम ज्यादा चलता था। तो जो लास्ट गुरु आए थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट करी थी, एक मिलिट्री फोर्स बनाया था। ठीक है, किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की 1708 में मृत्यु हो गई। उसके बाद बंदा बहादुर ने रिवोल्ट कंटिन्यू करा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि भैया वो जो जहांदार शाह आया था, बंदा शाह उस टाइम पे रिवोल्ट किया था। इसी बंदा बहादुर को फर्रुख सियार मरवा देगा 1715 के अंदर या 1716 के अंदर। राइट, तो ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद सिखों को कंट्रोल करने के लिए या उनके अंदर कोई एक बहुत बड़ा ऐसा बंदा या एक पर्सनैलिटी निकल के नहीं आ पाया जो पंजाब को कंसोलिडेट कर सके। तो पंजाब उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। उन्हीं स्मॉल किंगडम्स को बोलते हैं मिस्ल। इन्हीं में एक मिस्ल हुआ करती थी, एक कम्युनिटी हुआ करती थी शुक्र चकिया। इसी शुक्र चकिया मिस्ल से बिलोंग करते थे आपके महाराजा रणजीत सिंह, जो फाइनली 1799 के अंदर पावर में आएंगे और सबसे बड़ा सिख अंपायर बनाएंगे, जहां पर तुम्हारा पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान का एरिया, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला एरिया भी इनके अंडर हुआ करता था।
जैसे ही 1839 के अंदर आपका महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी, विद इन 10 ईयर्स पूरी की पूरी पंजाब स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर देगी उसको 1849 के अंदर। जाट लोगों की अगर बात करें तो दिल्ली के जो आसपास का एरिया हुआ करता था, ठीक है, यहां पर ये एग्रीकल्चरलिस्ट एक्टिविटीज करते थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता भरी पॉलिसीज की वजह से ये लोग बहुत दुखी थे। तो इसी वजह से क्या होगा, ये लोग अब रिवोल्ट करना शुरू करेंगे। तो इन्हीं में आपको तीन बंदों का नाम याद रखना है, एक है आपके गोखला, एक है राजाराम और एक है चारूमन। इनमें से भी जो चारूमन थे वो इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलाबंदी, कि मैं इतने जगह पर अब किला बनाऊंगा। ठीक है, तो किलाबंदी स्टार्ट करी। अब ऑब्वियसली अगर आप स्टेट बना रहे हो तो आप अपना एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन करोगे तो जो बाकी रजवाड़े हैं आप उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आओगे, तो आप लड़ाई करोगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस वजह से क्या है, जितनी भी हमारी नेटिव स्टेट्स हैं ना, ये आपस में ही लड़ी जा रही हैं। इसका फायदा उठा लिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इन्हीं में एक आपके राजा आएंगे, राजा सूरजमल, ये भी एक जाट राजा हुआ करते थे। ठीक है, मोस्ट फेमस तो यही है जाटों के अंदर। इन्होंने आपका ये सनडाइल वगैरह बनवाया, ठीक है, आपका जंतर मंतर बनवाया, बहुत मतलब साइंटिफिक साइंटिफिक डेवलपमेंट कराया। इवन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था, जब इनको समझ आया थोड़ी देर बाद कि यार मराठों की बहुत बुरी हालत हो गई है, तो ये हेल्प करने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी बहुत, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद राजपूत नहीं पढ़ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैसूर जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। मैसूर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वडियार डायनेस्टी इन 1612। 1612 के अंदर मैसूर की स्थापना करी गई बाय वडियार डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी के अंदर जो मिलिट्री हुआ करती थी, उसी मिलिट्री में एक सोल्जर हुआ करता था जिसका नाम था हैदर अली। वो अपने आप को रैंक में इतना ऊपर उठाएगा कि वो मिलिट्री कमांडर बनेगा। और 1761 में जब वो मिलिट्री कमांडर बन गया, तो तुरंत के तुरंत वो क्या करेगा, राजा को ही भगा देगा और पिक्चर के अंदर आ जाएगा। तो मैसूर के अंदर फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान का काम चलेगा फिर। अब ये कैसे आए पावर में, क्या चल रहा है इनका, वो सब आगे कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट को किसने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रावणकोर। त्रावणकोर आपका मालाबार वैली एरिया केरल के अंदर हुआ करता था, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा ने इसको 1720 में एस्टैब्लिश करा। और इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, व्हाट, जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर की एक बार बेटा लड़ाई हुई थी डच कंपनी के साथ। जो जैसे ब्रिटिश गए थे, पोर्चुगीज आए थे, फ्रांस वाले आए थे, ऐसे डच वाले ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो इनके साथ जो लड़ाई हुई थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ कोलाचेल। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कोलाचेल, COLACHEL, बैटल ऑफ कोलाचेल। ठीक है, जिसके अंदर मार्तंड वर्मा जीत गए थे और डच वालों की पिटाई हो गई थी। डच वालों की पिटाई हो गई थी। तो सिर्फ ये वर्ड याद रखें, बैटल ऑफ कोलाचेल किससे जुड़ा हुआ है, मार्तंड वर्मा वर्सेस डच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था कि कौन कौन सी आपकी रीजनल स्टेट्स निकल के आई हैं, किसने निकाली हैं, अलग अलग मुगल राजाओं पे क्या क्या हुआ है। कल से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट ये किस तरीके से पोर्चुगीज भारत के अंदर आए, अलग अलग गवर्नर्स आएंगे, क्या करेंगे वो भारत के अंदर, फिर वो डच वाले आ जाएंगे, फिर ब्रिटेन वाले आ जाएंगे, फिर फ्रांस वाले आ जाएंगे, फिर ब्रिटेन ने उन तीनों को कैसे खत्म किया। तो जो आपका जो स्पेक्ट्रम वाली जो किताब है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपने नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रम किताब राजीव अहिर साहब की। तो उसका जो पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आप कब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, पहले कल आप मेरे साथ पढ़ोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पूरा। उसके बाद आप रीड करोगे, ऑल दो नोट्स तो इसके मिलेंगे ही आपको, तो आप नोट्स से भी डायरेक्ट रीड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, एंड फिर बाकी इसके आगे हम कल अपना कंटिन्यू करते हैं। वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशंस पे, एंड विद नोट्स, ठीक है, नोट PDF भी उसी के साथ आपको अटैच मिल जाएगी। अभी अगले 1-2 मिनट के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, और कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। ठीक है। सर हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं CDS में? मॉडर्न से ज्यादा आते हैं बेटा, मान के चलो एटलीस्ट 12 से 13 तो मैं आराम से मान के चलता हूँ, ठीक है, 12 से 13 मॉडर्न से। मॉडर्न से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, इसलिए इसलिए मॉडर्न से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ।
ठीक है। और प्लस इसको पढ़ने में मजा भी आता है, मतलब सीधा ही बहुत लोग, मतलब बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि नहीं सर एंशिएंट में मजा नहीं आता, मेडिवल में मजा नहीं आता, कौन पत्थरों को पढ़ेगा, कौन राजा कब आया, वो हमसे ना याद होता सर। तो चिंता मत करो, वो भी बढ़िया से कराऊंगा, लेकिन पहले मॉडर्न से, जहां जिस सब्जेक्ट से जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले हम वो कर रहे हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कौन सी बुक पढ़े मॉडर्न के लिए? बेटा राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर भैया है, ठीक है, उनकी स्पेक्ट्रम नाम की किताब है, आपको वो रीड करनी है, आपको वो रीड करनी है, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है। पहले आप लोग टॉपिक मेरे साथ पढ़ोगे, उसके बाद आप कहीं और से रीड करोगे। बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी सर, देखो जिसको बुक पढ़नी है वो पढ़े, बाकी मैं नोट्स दूंगा, आप वहां से रीड करोगे। बट देखो फिर भी देखो, यूपीएससी में आपको रीड तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कहो अंकित अंकिता कि सर बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी, तो वो देखो फिर तो मतलब कैसे, है ना। सर आई एम ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द होल मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो और द ऑनगोइंग योर टीच द टॉपिक इन दैट। हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा आयुष, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप यूट्यूब पर वो देख रहे होगे वो तो बहुत पुरानी सीरीज है, अभी की नहीं, वो तो एक डेढ़ साल, बल्कि मैं कहूंगा शायद 2 साल पुरानी सीरीज होगी वो तो अभी वाले में थोड़े नई नई टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, थोड़ी नई चीजें आ जाती हैं, इस वजह से यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।